बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था मेजरमेंट आफ्टर रिकॉग्निशन। और ये हमारे लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं ना वो इसी में से होते हैं कि हमारा एसेट रीवैल्यूएशन मॉडल पर होता है। इवन कि हमें मल्टीपल एसेट्स दिए जाते हैं, उनमें से कुछ एसेट रीवैल्यूएशन मॉडल को फॉलो करते हैं, कुछ एसेट्स कॉस्ट मॉडल को फॉलो कर रहे होते हैं। तो दोनों मॉडल्स का हम आना हमें बहुत जरूरी है कि किस तरह से कॉस्ट मॉडल पर हमने अपने एसेट को रिकॉग्नाइज करना है, रीवैल्यूएशन मॉडल पर किस तरह से रिकॉग्नाइज करना है। लेकिन रीवैल्यूएशन के लिए जो अगर हम लोग बात करें ना इनिशियल रीवैल्यूएशन की, वो तो बिल्कुल सिंपल सी है कि जैसे ही आप लोगों ने अपने एसेट को रीवैल्यू किया तो दो ही सिचुएशंस हो सकती हैं, या तो रिवैल्यूएशन अपवर्ड होगी या फिर रिवैल्यूएशन डाउन। अगर अपवर्ड है तो हम कहते हैं रिवैल्यूएशन सरप्लस, और अगर डाउनवर्ड है तो रिवैल्यूएशन लॉस। अगर आपके पास रिवैल्यूएशन सरप्लस है तो जिस साल आपने अपनी एसिड को रीवैल्यू किया उस साल की फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर वो इक्विटी का पार्ट बन जाएगा। और अगर रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड है तो जिस साल आपने अपने एसिड को रीवैल्यू किया और उसके ऊपर रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड आई उसे कहा जाता है रिवैल्यूएशन लॉस। उस साल की प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट के अंदर एज एन एक्सपेंस चार्ज हो जाएगा। इनिशियल हमारे पास जो होती है ये बहुत सिंपल सी है। अब अगर हम बात करें ना सब्सीक्वेंट की, तो सब्सीक्वेंट में आपने ये देखना होता है कि उससे पहले इसके ऊपर रिवैल्यूएशन सरप्लस है या रिवैल्यूएशन लॉस है। ये बात आप लोगों ने जरूर देखनी होती है। सब्सीक्वेंट में अगर रिवैल्यूएशन सरप्लस आए और पहले भी सरप्लस ही था, आपने इक्विटी में ही जाके इसको ट्रीट करना है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर। लेकिन अगर पहले सरप्लस था और अब लॉस आया तो आपने ये देखना है कि लॉस सरप्लस से कम है या सरप्लस से ज्यादा। अगर है लॉस सरप्लस से कम तो सारे का सारा लॉस अब आपने प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को चार्ज नहीं करना। अब आप इक्विटी में रिवैल्यूएशन सरप्लस को एडजस्ट करोगे। और अगर आपके पास एक्सेस अमाउंट में मौजूद है, मतलब पहले सरप्लस था लेकिन लॉस उससे ज्यादा आ गया है, तो सारे का सारा सरप्लस खत्म हो जाएगा और जितनी एक्सेस अमाउंट होगी वो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में एज एन एक्सपेंस आप लोगों ने जाके ट्रीट करनी है। और ये चीजें हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। अब अगर हम बात करें ना कि फर्स्ट टाइम में हमारे पास रिवैल्यूएशन लॉस था, तो हम लोगों ने तो उसको प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में रखा हुआ है। जब नेक्स्ट टाइम पर जाएंगे तो फिर से दो ही सिचुएशंस हमारे पास आएंगी, और वो दो सिचुएशंस हमारे पास कौन सी होंगी कि वंस अगेन हमें रिवैल्यूएशन लॉस हो सकता है या फिर रिवैल्यूएशन सरप्लस आ जाएगा। दो ही हमारे पास सिचुएशंस होंगी कि या तो रिवैल्यूएशन लॉस एक मर्तबा फिर से फेस करना पड़ेगा। तो अगर दोबारा से भी लॉस आ रहा है तो आपने इसको लेकर जाना है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। लॉस कहां चला जाएगा? प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में। अगर पहले लॉस था अब रिवैल्यूएशन सरप्लस आया है तो सारे की सारी रिवैल्यूएशन अपवर्ड जो है वो आप लोगों ने इक्विटी का पार्ट नहीं बनानी। अब सबसे पहले उस लॉस को एडजस्ट करोगे। एडजस्ट रीवैल्यूएशन लॉस। अगर इससे पहले किसी किस्म का कोई लॉस रखा हुआ है तो सबसे पहले उस रिवैल्यूएशन लॉस को एडजस्ट करो। और फिर अगर कोई एक्सेस अमाउंट आपके पास आ जाए उसको ट्रीट करो एज रिवैल्यूएशन सरप्लस। मतलब सारे का सारा रिवैल्यूएशन सरप्लस नहीं होगा,
रिवैल्यूएशन अपवर्ड हुई, सपोज के रिवैल्यूएशन अपवर्ड हुई है 30 रुपीज के साथ, लेकिन उससे पहले 20 का लॉस मौजूद था, तो आप पहले उस 20 के लॉस को खत्म करोगे, और उसके बाद अगर कोई एक्सेस अमाउंट आपके पास बच जाती है तो वो आप लोगों ने जाके इक्विटी में रिवैल्यूएशन सरप्लस के तौर पर रिकॉर्ड करनी है। क्या ये वाली बात समझ आ गई है? ये देखो, जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसके मुताबिक ना हम लोग 2007 पर पहुंच गए। 2008 पे चलते हैं। 31 दिसंबर 2008 एसिड को डेप्रिशिएट करेंगे। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, अच्छा यहां पर जो हम लोगों ने रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ली थी लास्ट रिवैल्यूएशन पर, वो 4 इयर्स थी, तो 24 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 6। 6 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आया। एसिड की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई? एसिड की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई? 12। हमारे पास किसी किस्म का कोई रिवैल्यूएशन सरप्लस नहीं है, तो यहां पर जब आप लोग आओगे तो फिर से 4 रुपीज का वो जो एक्चुअल डेप्रिसिएशन चार्ज, और अगर कॉस्ट मॉडल पे हो और जो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, देखो एक्चुअल डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज कर रहा हूं? 6। कॉस्ट मॉडल पे होता तो डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज करता? 10 की। डिफरेंस कितने का आया है? 4 का। अगर इसमें डिक्रीज हो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में तो आपने ऐड करना है, और अगर इसमें इंक्रीज हो तो आपने लेस करना होता है। जैसे अगर यहां पर देखें हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में 5 का इंक्रीज होता था, तो हम लोग जाकर माइनस करते थे। अगर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में हमारे पास डिक्रीज आ जाए तो हम लोग जाकर ऐड करेंगे। बेसिकली अपने लॉस को कम करना होता है। अब हमारे पास हमारा लॉस कितने का आ जाएगा यहां पर? रिमेनिंग लॉस 8 का। ऑल राइट। अच्छा, अब यहां पर ना हम अपने एसिड को रीवैल्यू करते हैं एक और मर्तबा, और यहां पर समझें 31 दिसंबर 2008, और उसकी जो हमारे पास रीवैल्यूड अमाउंट है वो है 30। द रीवैल्यूड अमाउंट इज 30। अब हमने क्या करना है, ये देखें, मैं यहां पर आकर अपने पास रीवैल्यूड अमाउंट लिखूंगा कितनी? 30। एसिड में इंक्रीज कितने का आएगा? 18 का इंक्रीज। ये एसिड की WDV थी, यहां पर आ जाएगा रीवैल्यूएशन सरप्लस, या अपवर्ड रीवैल्यूएशन लिख लिया करें। अच्छा, यहां पर आ जाएगा रीवैल्यूड अमाउंट। अच्छा, अब ये 18 रिवैल्यूएशन सरप्लस के तौर पे नहीं लिखा जाएगा। हमने देखा इससे पहले इस एसिड पर लॉस है, और लॉस कितना है? 8 का। सारे का सारा लॉस कैंसिल हो जाएगा, और अब कोई भी लॉस नहीं बचेगा। टोटल अपवर्ड था कितना? 18। उसमें से लॉस कितना एडजस्ट हुआ? 8। तो बाकी जो अमाउंट है वो रिवैल्यूएशन सरप्लस के तौर पे चली जाएगी। अब ये हमारे पास रिवैल्यूएशन सरप्लस है। ये बात समझ आ गई सब बच्चों को? ये आज हमने बताया है कि अगर पहले लॉस हो और दोबारा से रिवैल्यूएशन सरप्लस आ जाए तो ऐसी सिचुएशन में आपने अपने उस लॉस को खत्म करना है, और अगर कोई एक्सेस अमाउंट हो तो वो रिवैल्यूएशन सरप्लस के तौर पे जाके रिकॉर्ड करनी है। एनी प्रॉब्लम? अब अगर नेक्स्ट ईयर के लिए मैं इसकी वर्किंग करूंगा, 31 दिसंबर ईयर 9, तो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी है? 2 years. The depreciation expense 15, WDV 15। तो यहां से देखें इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कितनी? 5। तो बाकी कितनी बच गई? 5। अब लास्ट ईयर है इसका, 31 दिसंबर ईयर 10। यूजफुल लाइफ आपको याद है 10 साल थी, तो लास्ट ईयर है इसका। और रेजिडुअल वैल्यू क्या थी?
अगर रेजिडुअल वैल्यू 0 थी तो एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ द WDV ऑफ द एसिड इज 0। तो देखो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हम कितना चार्ज करेंगे, 15 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, एसिड की वैल्यू 0। तो जब एसिड की वैल्यू 0 है तो उसके ऊपर रिवैल्यूएशन सरप्लस भी, और अगर लॉस होता तो वो भी 0। सारा एडजस्ट हो चुका है। बात क्लियर हो गई। चाहे जैसी मर्जी सिचुएशन हो, एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ अगर एसिड 0 पे चला जाता है तो उसका रिवैल्यूएशन सरप्लस या उस पर रिवैल्यूएशन लॉस भी 0 पर चला जाएगा। अब तो 2011 के लिए डेप्रिशिएट नहीं होने वाला। यहां तक की स्टोरी क्लियर है। अब हम बात करेंगे इनकी जर्नल एंट्रीज की। अच्छा, मैंने ना बेसिकली इस एक एग्जाम्पल में आपको हर तरह से जो रिवैल्यूएशन मॉडल है ना वो समझा दिया है। अब आपके पास जब क्वेश्चन आएगा ना तो उसमें इसमें से कोई सा एक आध क्वेश्चन होगा, तो इंशाल्लाह आप उसको बड़ी आसानी से हैंडल कर लोगे। अब बात करेंगे हम लोग जर्नल एंट्रीज की। जी। अच्छा, मुझे बताएं जब मैं एसिड परचेज करूंगा तो मैं एसिड की जर्नल एंट्री क्या रिकॉर्ड करूंगा? एसिड अकाउंट को डेबिट कर देंगे और कैश अकाउंट या पेबल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे एट द टाइम व्हेन एसिड इज परचेज्ड। तो इसकी नरेशन क्या बनेगी? परचेज ऑफ एसिड। अच्छा, अब आपने एक बात हमेशा याद रखनी है कि जब भी FER के अंदर आपके पास जर्नल एंट्रीज का क्वेश्चन आ जाए, जिसके मैक्सिमम चांसेस है, इवन कि IS-16 के अंदर भी वो आपसे जर्नल एंट्रीज पूछ सकते हैं इन तमाम सिचुएशंस की। जरूरी नहीं वो आपसे अकाउंट्स बनवाए, जरूरी नहीं वो आपसे एक्सट्रैक्ट्स बनवाए, जरूरी नहीं वो आपसे डिस्क्लोजर नोट्स बनवाए, वो आपसे जर्नल एंट्रीज पूछ सकते हैं। तो जैसे ही वो जर्नल एंट्रीज पूछे और क्वेश्चन साइलेंट है, सिंपली कहा गया प्रिपेयर रेलिवेंट जर्नल एंट्रीज, तो आप पर मैंडेटरी है, फर्ज हो गया है कि जर्नल एंट्रीज की नरेशन बताओ। अगर आपने नरेशन ना बताई तो आपकी जर्नल एंट्रीज को कैंसिल कर सकते हैं। अगर ज्यादा गुस्से में बैठा हुआ तो उसने टोटली कैंसिल कर देनी है। हाँ, अगर कम गुस्सा हुआ तो हो सकता है अगर ये 2 नंबर की है तो 1 नंबर डिडक्ट करें, 1 नंबर की है तो हाफ नंबर डिडक्ट करें। तो हाफ नंबर वो डिडक्ट कर सकते हैं कि आपने नरेशन नहीं लिखी। हाँ, अगर रिक्वायरमेंट में मेंशन है कि नरेशंस आर नॉट रिक्वायर्ड और फिर आपने लिख दी है, उसने मार्क्स डिडक्ट कर लेने हैं। आपने उसकी बात को मानना है। खामोश है तो नरेशन जरूर लिखो, मना कर रहा है तो कभी भी नरेशन ना लिखो। इसी तरह से टोटल की कॉलम वो आपको बताएगा टोटल कॉलम इज रिक्वायर्ड। अगर कह रहे हैं तो लाजमी बात है बनाओ, लेकिन अगर खामोश है हर हाल में बनाओ। अगर आपके पास मल्टीपल एसिड्स हैं तो टोटल का कॉलम जरूर बनाओ, लेकिन अगर सिंगल एसिड है टोटल की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसकी वैल्यू सेम वही टोटल होती है, फिर टोटल की जरूरत नहीं। लेकिन अगर 2 एसिड्स हैं, 3 एसिड्स हैं, टोटल कॉलम मैंडेटरी है। अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में मना कर दे कि आपने टोटल कॉलम नहीं बनाना, तब मना, फिर ना बनाओ। फिर आपने बना दिया तो गलत इंप्रेशन जाएगा। मेरी बात समझ आ गई है सब बच्चों को? मतलब अगर क्वेश्चन साइलेंट है, आपने जर्नल एंट्रीज में नरेशन लिखनी है। क्वेश्चन साइलेंट है और आपके पास एसिड से एक से ज्यादा है तो आपने टोटल का कॉलम बनाना है। ऑलराइट, क्वेश्चन साइलेंट है और डाटा गिवन है, आपने कंपैरेटिव्स देने हैं। हाँ, अगर क्वेश्चन में मेंशन कर दे डाटा गिवन है लेकिन मेंशन कर रहा है कि भाई कंपैरेटिव्स ना दो, फिर आप लोगों ने सिर्फ करंट ईयर की वर्किंग करनी है। अदरवाइज आप कंपैरेटिव दो कि अगर वो आपसे पूछ रहा है फॉर द ईयर 2025, तो मतलब 24 आपने बताना है उसको कि 24 में ये कुछ हुआ। ये कंपैरेटिव्स हैं कि 25 का कंपैरिजन करो। कंपैरिजन किसके साथ करोगे? बिल्कुल उसके प्रीवियस ईयर के साथ।
अगर डाटा क्वेश्चन में मौजूद है तो, हाँ डाटा ही नहीं है तो फिर बताने की जरूरत नहीं। मना कर दिया है, डाटा मौजूद है, ना बता। क्लियर? तो इस वजह से सबसे पहले रिक्वायरमेंट को अच्छे तरीके से पढ़ना कि हम लोगों ने बताना क्या है। जब जर्नल एंट्रीज की बात आएगी तो भाई रिक्वायरमेंट को पढ़ो कि उसने फॉर द ईयर जर्नल एंट्री मांगी है या फ्रॉम द बिगिनिंग मांगी है। अब अगर फ्रॉम द बिगिनिंग मांगी है तो परचेज से ही शुरू करूंगा, परचेज ऑफ एसिड से ही ऑनवर्ड, जहां तक की जर्नल एंट्रीज मांगी होंगी वो सारी उसे बताऊंगा। लेकिन अगर वो कहता है प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2025, तो 24 की कोई एंट्री ना बता। फिर आपने स्टार्ट 1 जनवरी 2025 से करना है। ऑलराइट, फिर 25 के अंदर जो जो इवेंट्स हुए होंगे आपने सिर्फ उनकी जर्नल एंट्रीज बतानी है, उससे पहले वालों की जर्नल एंट्रीज नहीं बता। तो ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को अच्छे से सुन लेना, समझ लेना कि हमने क्वेश्चन का स्टार्ट कहां से करना है। अब मैं जो आपको जर्नल एंट्रीज बताने जा रहा हूं ये फ्रॉम द बिगिनिंग बताओ कि एसिड को जैसे ही हमने परचेज किया तो उसके बाद हमने इसकी ट्रीटमेंट कैसे कर। तो सबसे पहले हमने अपने एसिड को रिकॉग्नाइज कर लिया, उसके बाद हम अज्यूम कर रहे हैं कोई और एडिशन वगैरह नहीं हुई, इन केस हो भी गई तो सेम यही एंट्री दोबारा आ जाएगी। एसिड अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट उस एडिशन के अगेंस्ट। कोई डाउट? मतलब जब भी एसिड परचेज करोगे आपने ये वाली जर्नल एंट्री बता देनी है। यहां तक किसी को कोई इशू? सब क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट देखो। उसके बाद आता है कि चाहे आप लोग कॉस्ट मॉडल पर हैं, चाहे आप लोग रिवैल्यूएशन मॉडल पर हैं, एसिड को हर साल के एंड पर डेप्रिशिएट करो। चाहे कोई मर्जी मॉडल है तो एसिड को हर साल के एंड पर डेप्रिशिएट करो। तो जब डेप्रिसिएशन के लिए जाओगे तो जर्नल एंट्री क्या रिकॉर्ड करोगे? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट। अच्छा, अब इसकी नरेशन क्या बन जाएगी? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज्ड फॉर द ईयर। नरेशन से मुराद होता है कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ने यूज करनी है, उनमें सारे के सारे ना अकाउंटेंट नहीं होते। बहुत से ऐसे होते हैं जिनके पास अकाउंटिंग का नॉलेज ही नहीं होता, तो उनको नहीं पता होता व्हाट इज डेबिट एंड व्हाट इज क्रेडिट, या अगर कोई चीज डेबिट हो रही है तो उसके क्या मीनिंग है, कोई चीज क्रेडिट हो रही है तो उसके क्या मीनिंग है। तो नरेशन बताने का मकसद होता है कि नॉन अकाउंटेंट पर्सन को बात समझ आ सके कि बेसिकली इवेंट हुआ क्या है। अब अगर कोई नॉन अकाउंटेंट है उसे नहीं पता एसिड का डेबिट करना, बैंक का क्रेडिट करना इसका मतलब क्या है, लेकिन जैसे ही वो पढ़ेगा ना कि भाई एसिड को परचेज किया गया है ये बात वो समझ जाएगा। इसी तरह से उसे ये नहीं पता कि इसका मीनिंग क्या है, लेकिन जैसे ही वो पढ़ेगा कि भाई साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज क्या गया है उसे बात समझ आ जाएगी। तो नरेशन से ये मुराद है कि जो इवेंट हुआ है उसको सिंपल वर्ड्स में बता देना। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब अगर है ना कॉस्ट मॉडल, तो सिंपली हर साल के एंड पर सिर्फ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करते रहो टिल द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ या डिस्पोजल ऑफ एसेट। एम आई राइट? यूजफुल लाइफ के एंड तक या डिस्पोजल ऑफ एसेट तक हर साल के एंड पर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करते रहो। लेकिन अगर है आपके पास रीवैल्यूएशन मॉडल, तो जब तक आप एसिड को लेके चल रही हो, जब तक फर्स्ट टाइम रीवैल्यू नहीं करते तब तक तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ही चार्ज करो। लेकिन जैसे ही डेट ऑफ रीवैल्यूएशन पे पहुंचते हो आपको दो काम करने हैं। कब? डेट ऑफ रीवैल्यूएशन। वो डेट ऑफ रीवैल्यूएशन कभी भी हो सकती है, वो मतलब मोस्टली केसेस के अंदर एट द एंड ऑफ द ईयर होती है, मोस्टली केसेस। कभी कभी स्टार्ट ऑफ द ईयर भी होती है। अच्छा, एंड ऑफ द ईयर है या स्टार्ट ऑफ द ईयर है, सिर्फ एक रात का फर्क है, सिर्फ डेट के चेंज होने का फर्क है।
कि 31 दिसंबर नहीं लिखेंगे, 1 जनवरी लिख लेंगे। आगे कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं है, कैलकुलेशन दोनों की सेम है, चाहे रिवैल्यूएशन एट द एंड ऑफ द पीरियड है या एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड है। फिर ये बात समझ आई है। लेकिन जरूरी नहीं रिवैल्यूएशन हमेशा ऐसे हो, रिवैल्यूएशन ड्यूरिंग द पीरियड भी हो सकती है, इवन कि इसके चांसेस बहुत कम है, लेकिन फिर भी हो सकती है। तो हमेशा याद रखना कि भाई अगर हुई रिवैल्यूएशन 30 जून को, तो फर्स्ट 6 मंथ की जो डेप्रिसिएशन होगी ना, वो ओल्ड मेथड के मुताबिक कैलकुलेट होगी, और लास्ट के 6 मंथ की जो डेप्रिसिएशन होगी वो ऑन रीवैल्यूड अमाउंट पर कैलकुलेट। मेरी बात समझ आई है कि जब भी एसिड को हम रीवैल्यू करते हैं तो नेक्स्ट ईयर के लिए जो रीवैल्यूएशन चार्ज करते हैं वो ऑन रीवैल्यूड अमाउंट है। एम आई राइट? तो देखो, अगर मेरा एसिड रीवैल्यू हो रहा है ऑन 31 दिसंबर ईयर 3, तो ईयर 4 कंप्लीट मैं डेप्रिशिएट करूंगा ऑन रीवैल्यूड अमाउंट डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। ओके, अगर मेरा एसिड रीवैल्यू हो रहा है ऑन 1 जनवरी ईयर 4, तो भी ईयर 4 को डेप्रिशिएट करूंगा यूजिंग रीवैल्यूड अमाउंट एंड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। मेरी बात क्लियर हो गई? लेकिन अगर मेरा एसिड रीवैल्यू हो रहा है ऑन 30 जून या किसी भी डेट पर ड्यूरिंग द पीरियड, तो उस डेट तक जो आपने एसिड को डेप्रिशिएट करना है ना, वो पुराने मेथड के मुताबिक ही करना, पुरानी यूजफुल लाइफ के मुताबिक ही करना, जैसे इससे पहले प्रीवियस ईयर को किया था, लेकिन सिर्फ टाइम फ्रैक्शन आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 6/12। लेकिन अगर आप लोग लास्ट के 6 ईयर की बात करो, तो रीवैल्यूड अमाउंट और रिमेनिंग यूजफुल लाइफ एट द डेट ऑफ रीवैल्यूएशन, उसके मुताबिक जाके डेप्रिशिएट करो। क्या मेरी बात समझ आई है सब बच्चों? सबको क्लियर? किसी का कोई क्वेश्चन? नो क्वेश्चन? तो जी नहीं, डेप्रिसिएशन चार्ज, हाँ ये अब आप पे डिपेंड करता है। सपोज जर्नल एंट्रीज मांग रहा है, अब फर्स्ट 6 मंथ की डेप्रिसिएशन अलग चार्ज करो, क्योंकि जब तक उस 6 मंथ की डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करोगे तब तक डब्ल्यूडीवी तो फाइन नहीं कर सकते हैं ना, और जब तक डब्ल्यूडीवी नहीं आएगी तो कंपैरिजन किसके साथ करोगे? ओपनिंग के साथ तो कंपैरिजन नहीं कर सकते ना रिवैल्यूड अमाउंट का, किसके साथ कंपैरिजन करना है? डब्ल्यूडीवी। तो आप फर्स्ट 6 मंथ की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज कर लो, एसिड को उसकी डब्ल्यूडीवी पर लेकर आ जाओ और फिर जाकर रिवैल्यूएशन दे। क्लियर? क्लियर? अच्छा, आप जैसे ही फर्स्ट टाइम रीवैल्यू करने लगे या जब भी रीवैल्यू करोगे, सबसे पहला काम होता है एसिड को उसकी डब्ल्यूडीवी पर लेकर आना। सबसे पहला काम क्या है? एसिड को उसकी डब्ल्यूडीवी पर लेकर आना। एसिड तो अपनी कॉस्ट पे ऑलरेडी मौजूद है, अब जब तक मेरे पास डब्ल्यूडीवी नहीं आएगी मैं उसको रिवैल्यूड अमाउंट के साथ कंपेयर नहीं कर सकता। तो उसके लिए तो डब्ल्यूडीवी ऑफ एन एसिड कैसे आती है आपके पास? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन। तो अब हमेशा याद रखना कि जब भी वो आपसे कहे कि एसिड रीवैल्यू हो गया है, तो आपने उस डेट तक उसकी जितनी भी एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन है वो सारी की सारी ट्रांसफर करवा देनी है टू एसिड अकाउंट। और इसकी नरेशन हमारे पास बनेगी ट्रांसफर ऑफ accumulated depreciation to asset account। देखें, एसिड अकाउंट अपनी कॉस्ट पे मौजूद है ऑन डेबिट साइड, ऑन डेबिट साइड, तो आप लोग उसकी जितनी भी क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन हो चुकी है सारी की सारी उठाओ और एसिड अकाउंट को ही ट्रांसफर कर दो। तो जैसे ही एसिड अकाउंट की क्रेडिट साइड पर जाओगे तो डेबिट में से क्रेडिट माइनस करो तो वो अपनी डब्ल्यूडीवी पर आ नहीं जाएगा। क्लियर? और ये बात हमेशा याद रखना कि एट द डेट ऑफ रीवैल्यूएशन accumulated depreciation is equal to 0।
ये बात अपने पास नोट कर लो कि एट द डेट ऑफ revaluation, the balance of accumulated depreciation account is nil। हमेशा ऐसा है कि जिस दिन, अब देखो, मैंने आप लोगों से क्या कहा कि जिस दिन एसेट को रीवैल्यू करो उस दिन की उसकी सारी की सारी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उठाओ और उसको एसेट अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अपनी नेचर क्या है? क्रेडिट। तो आप इधर क्या कर रहे हो? उसको डेबिट। तो क्रेडिट डेबिट आपस में कैंसल, तो बैलेंस कैरी डाउन क्या आएगा? जीरो हो जाएगा। कब? एट द डेट ऑफ रीवैल्यूएशन। क्लियर? तो ये बात हमेशा याद रखना। एसिड अपनी रिवैल्यूड अमाउंट पे पहुंच जाएगा और एक्यूमुलेटेड अप्रिसिएशन का बैलेंस नील हो जाएगा। ऑल राइट। अच्छा, अब देखो भाई, अभी तक तो मुझे नहीं पता कि मुझे रिवैल्यूएशन सरप्लस मिलने वाला है या रिवैल्यूएशन लॉस। आपने ये वाला काम हर हाल में करना है। अगर रिवैल्यूएशन हो रही है एट द एंड ऑफ द ईयर, सबसे पहले एसिड को डेप्रिशिएट करोगे, उसके बाद उसके तमाम तरह के एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन को ट्रांसफर करोगे और फिर एसिड की रिवैल्यूएशन करो। मेरी बात समझ आई है? सीक्वेंस के साथ चल रहे हैं। अगर आपका एसिड रीवैल्यू हो रहा है एट द एंड ऑफ द ईयर, सबसे पहले फॉर द ईयर उसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करो। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। फिर अब अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टू द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन जितनी भी कैमुलेटेड एप्रिसिएशन है सारी की सारी ट्रांसफर कर, तो कैमुलेटेड एप्रिसिएशन का बैलेंस नील हो जाएगा। एसिड अपनी डब्ल्यूडीवी पर आ जाएगा। अब आपने इस डब्ल्यूडीवी का कंपैरिजन करना है रीवैल्यूड अमाउंट के साथ। डब्ल्यूडीवी का कंपैरिजन करना है रीवैल्यूड अमाउंट के साथ। अगर रीवैल्यूड अमाउंट ज्यादा है, अगर रीवैल्यूड अमाउंट ज्यादा है किससे? डब्ल्यूडीवी ऑफ एन एसिड से, तो हम कहते हैं कि रीवैल्यूएशन अपवर्ड हुई है, रीवैल्यूएशन सरप्लस आएगा। तो ऐसी सिचुएशन में एसिड ने अपना बैलेंस इंक्रीज करना है। तो एसिड जब अपना बैलेंस इंक्रीज करेगा तो एंट्री क्या रिकॉर्ड करेंगे हम लोग? एसिड अकाउंट डेबिट एंड रीवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट, कैपिटल या इक्विटी, इसको जगह जरूर प्रोवाइड करेंगे। लेकिन भाई आपके घर में कोई मेहमान आता है तो उसको रहने की जगह जरूर देते हो, लेकिन चारपाई तो अपनी नहीं देते ना, वो तो अलग से देते हो ना कि भाई चलो तुम रख लो। वो रिवैल्यूएशन सरप्लस के ही अकाउंट में जाएगा। यहाँ पे कैपिटल या इक्विटी को क्रेडिट नहीं करना, ये अपने नाम के साथ जाएगा। क्या? रिवैल्यूएशन सरप्लस के अकाउंट में जाएगा। एसिड अकाउंट डेबिट एंड रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट क्रेडिट कहां जाएगा भला? रिवैल्यूएशन सरप्लस कहां पर रिकॉर्ड करोगे? कैपिटल इक्विटी। अब कैपिटल का बनना यूज करना इक्विटी में, तो इक्विटी की नेचर क्या होती है? तो इसीलिए तो ये क्रेडिट हो रहा है। इक्विटी की नेचर क्रेडिट है, यही वजह है कि रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। ओके। अच्छा, नरेशन क्या बनेगी? अपवर्ड ऑन एसिड।
ये बात क्लियर? लेकिन क्या जरूरी है कि हर टाइम पे रिवैल्यूएशन सरप्लस ही हो? क्या लॉस भी हो सकता है? अगर लॉस हुआ तो फिर लॉस कब होगा? जब रिवैल्यूड अमाउंट कम हो एज कंपेयर टू द, तो आप लोगों ने अपनी एसिड को कम करना है, रिवैल्यूड अमाउंट तक लेकर आना है। तो एसिड में डिक्रीज, डेबिट या क्रेडिट? तो क्रेडिट कर दो, एसिड अकाउंट को क्रेडिट कर दो। तो डेबिट किसको करें? प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। तो ये जितना भी हम लोग लॉस लेकर आते हैं ना, ये प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को चला जाता है। और इधर लिख सकते हो रिवैल्यूएशन लॉस। नरेशन क्या बनेगी? रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड या लॉस ऑन एसेट। क्या आपको ये वाली एंट्री समझ आ गई है? सब बच्चों को समझ आ गई अच्छे से? गुड। मैं ज्यूम करता हूं कि ये जो एसिड हमने परचेज किया है ना, ये किया है 1 जनवरी ईयर 1, डेप्रिशिएट किया ऑन 31 दिसंबर ईयर 1, और उसी साल के एंड पर हमने उसको रिवैल्यू कर दिया। तो साल के एंड पर 3 एंट्रीज रिकॉर्ड होंगी: डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड रिवैल्यूएशन। ओके, ये 3 एंट्रीज रिकॉर्ड करोगे। अब आप पहुंचे अगले साल ऑन 31 दिसंबर ईयर। सबसे पहला काम क्या करोगे? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट टू accumulated depreciation account, depreciation expense charge for the year। depreciation expense charged for the year। अगर लॉस भी हुआ होता तब भी आपने सेम ये काम करना था। और ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आप चार्ज करोगे ऑन लास्ट रीवैल्यूड अमाउंट यूजिंग रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, ओवर द पीरियड ऑफ रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब यहां पर सुनो, चाहे अगले साल एसेट रीवैल्यू हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो तो बात का मसला है। लेकिन आपने देखना है कि अगर फर्स्ट टाइम जब मैंने इसको रीवैल्यू किया और इसके ऊपर रीवैल्यूएशन सरप्लस है, मेरी बात रिपीट करो, फर्स्ट ईयर में रीवैल्यू किया और उसके ऊपर रीवैल्यूएशन सरप्लस है, तो हर साल के एंड पर 2 एंट्रीज रिकॉर्ड, हर साल के एंड पर 2 एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है। एक डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एंट्री, एक डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एंट्री, दूसरी रीवैल्यूएशन सरप्लस को रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर की एंट्री। वो जो ड्यू टू इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, आप अपनी रिवैल्यूएशन सरप्लस को डिक्रीज करते थे ना, तो रिवैल्यूएशन सरप्लस को भी आपने ट्रांसफर करना है कहां? रिटेन्ड अर्निंग्स। मेरी बात समझ आई है? अच्छा, अब एंट्री क्या बन जाएगी? रिवैल्यूएशन सरप्लस की नेचर क्या है? क्रेडिट। अब आपने अगर उसको डिक्रीज करना है तो क्या करोगे? डेबिट। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट। तो रिटेन अर्निंग की नेचर क्या है? क्रेडिट। क्रेडिट इक्विटी का पार्ट है ना, वो भी क्रेडिट, उसमें इंक्रीज लेकर आना है। तो रिटेन्ड अर्निंग्स
क्रेडिट। ट्रांसफर ऑफ revaluation surplus to retained earnings, ये इसकी नोरेशन बन गई हमारे पास। यहां तक आपको मेरी ये बात समझ आ गई है? अच्छा, तो अगर रिवैल्यूएशन लॉस हो, डेप्रिशिएट तो होगा, हर हाल में वो वाली एंट्री तो आएगी, लेकिन दूसरी एंट्री रिकॉर्ड नहीं करेगी। इवन के वो भी ट्रांसफर कर रहे होते हैं। देखो यहां पर मैं आपको समझाता हूं। देखो डेप्रिसिएशन फर्स्ट टाइम जब हमने इसको रिवैल्यू किया, डेप्रिसिएशन चार्ज की 15 की, लेकिन साथ में रिवैल्यूएशन सरप्लस भी तो 5 पर ट्रांसफर किया था ना। तो मैं आपसे कह रहा हूं ये दो एंट्रीज रिकॉर्ड करो अगर रिवैल्यूएशन सरप्लस है तो। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर रिवैल्यूएशन लॉस है, तो यहां पर देखो रिवैल्यूएशन लॉस है ना 16 का, खत्म तो इसको भी किया है 4 से, खत्म तो किया है ना, एंट्री नहीं रिकॉर्ड करेंगे। क्यों? रिवैल्यूएशन सरप्लस रिटेन अर्निंग को देता है, मतलब है इक्विटी का पोर्शन, एक पॉकेट से निकालो, दूसरी पॉकेट में रख दो, तो एक पॉकेट का बैलेंस कम और दूसरी पॉकेट का बैलेंस ज्यादा, ये आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। लेकिन मुझे बताओ, मैंने अपनी पॉकेट में से 500 रुपए निकाले, मैंने कहा ये देखो ये 500 रुपए है, वापसी उसी पॉकेट में रख दिए, कोई फर्क पड़ा? कोई, तो क्या मुझे रिकॉर्ड करने की जरूरत है? ये जो लॉस है ना, ये कुछ ऐसा ही है। अब जब लॉस आया था, आपने कहां पे रिकॉर्ड किया था? प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से कहां पे चला गया? बैलेंस शीट में रिटेन अर्निंग के तौर पे चला गया। वापसी भी तो रिटेन अर्निंग को ही देना है, तो मतलब रिटेन अर्निंग से निकालो और रिटेन अर्निंग को ही वापसी दे दो। तो क्या कुछ रिकॉर्ड करने की जरूरत है? रिटेन अर्निंग्स ही डेबिट हो रही है, रिटेन अर्निंग्स ही क्रेडिट हो रही है, तो भाई ना करो फिर। एंट्री होती है, शो नहीं की जाती। एंट्री हो रही होती है, शो नहीं की जाती। क्यों? क्योंकि जो चीज डेबिट करनी है वही चीज क्रेडिट हो रही है, तो हमें शो करने की जरूरत नहीं। अब देखो 4 की इवन की एंट्री आएगी, लेकिन हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर रहे होते। इस 4 की भी एंट्री आएगी, लेकिन हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। मेरी बात समझ आ गई? किसी को डाउट? में चले, अब नेक्स्ट चलते हैं। अज्यूम करो कि इस दिन दोबारा से रीवैल्यू हो गया एसिड, इस दिन दोबारा से एसिड रीवैल्यू हो गया। अच्छा, अब सुनिएगा मेरी बात। सबसे पहला काम क्या करोगे? हो गया है डेप्रिशिएट, डेप्रिशिएट तो हो गया है। अब रिवैल्यूएशन आई, तो चाहे अपवर्ड है चाहे डाउनवर्ड है, सबसे पहला काम क्या करना है? ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू एसेट अकाउंट। ये चीजें वो हैं जो आपने अपनी फिंगर टिप्स पे रखनी है, और आपको पता हो कि मैंने सबसे पहले ये काम करना है। ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू एसेट अकाउंट। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, एसिड परचेज किए हुए कितना अरसा हो गया है? एसिड परचेज किए हुए कितना अरसा हो गया है? 2 साल। लास्ट रिवैल्यूएशन कब की थी? 1 साल पहले। शाबाश, गुड। सबको बात क्लियर है ना? मुझे बताओ यहां पर जो मैंने क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखनी है, वो कौन सी वैल्यू? जो यहां पे मैंने क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखनी है, वो कौन से वाली लिखूं? इस साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ही क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। मतलब, बात सुनो फिर से।
अगर फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन हो रही है और आप ये एंट्री रिकॉर्ड करते हो, तो फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टू रिवैल्यूएशन डे। लेकिन अगर इससे पहले रिवैल्यूएशन हो चुकी है, तो ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आएगी, ये फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम जब आपने रिवैल्यूएशन की थी, आपने तो सारी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नील कर दी थी। ऐसा नहीं है। तो अब जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आएगी फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट रिवैल्यूएशन टू दैट डेट। तो अभी सिर्फ एक साल हुआ है, तो वो जो एक साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपने चार्ज किया है ना, वही एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बनता है। बात क्लियर हो गई? अब ऐसी डब्ल्यूडब्ल्यूडीबी पर आ गए हैं। दो सिचुएशंस हैं, या तो रिवैल्यूएशन अपवर्ड होगी, या रिवैल्यूएशन अगर होती है अपवर्ड और पहले भी अपवर्ड थी। अगर होती है रिवैल्यूएशन अपवर्ड और पहले भी अपवर्ड थी, तो सिंपल सी बात है, जाओ एसेट अकाउंट को डेबिट कर दो। और रीवैल्यूएशन सरप्लस पहले से भी मौजूद था, उसमें जाकर ये भी शामिल कर दो। कोई डाउट? अगर रिवैल्यूएशन अपवर्ड हो गई तो जी एंट्री, या क्या जरूरी है कि रिवैल्यूएशन अपवर्ड ही हो? रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड हो सकती है। कौन से एसिड पर? अभी मैं कौन से एसिड की बात कर रहा हूं? ऐसे एसिड पर जिस पर पहले रिवैल्यूएशन सरप्लस है। ओके। अब अगर रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड है, तो लाजमी बात है एसिड अकाउंट तो क्रेडिट होगा। कितनी वैल्यू से? जितना डाउनवर्ड हुआ है, अपनी टोटल वैल्यू के साथ ये तो क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन डेबिट किसको करेंगे? अब जी मैं क्या चीज आपको बताने जा रहा हूं, रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड ऑन एसिड। तो इसका हम लोगों ने क्या रूल पढ़ा था? इसका रूल था कि अगर आप लोगों के पास ऑलरेडी रिवैल्यूएशन सरप्लस है और इस रिवैल्यूएशन में आपके पास लॉस आ गया है, तो सबसे पहला काम अपने रिवैल्यूएशन सरप्लस को खत्म करो, जितना कर सकते हो। ऑलराइट। अब अगर रिवैल्यूएशन सरप्लस ज्यादा और लॉस कम है, तो फिर तो बस यही एंट्री बन जाएगी, रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट डेबिट और लॉस अकाउंट मतलब एसिड अकाउंट क्रेडिट। जितने से भी कम हुआ है सारे का सारा रिवैल्यूएशन सरप्लस अपने पास रख लेगा। ओके। और रिमेनिंग रिवैल्यूएशन सरप्लस आगे हमारे साथ चलता रहेगा। लेकिन अगर यहां पर जो लॉस है वो रिवैल्यूएशन सरप्लस से ज्यादा है, तो रिवैल्यूएशन सरप्लस जितना भी पड़ा है सारे का सारा खत्म हो जाएगा, और जो एक्सेस अमाउंट होगी बैलेंसिंग वैल्यू वो चार्ज कर देंगे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। बात समझ आई है? सबको क्लियर है ये बात? गुड, शाबाश। और अगर पहले से मेरे पास लॉस मौजूद है, पहले से लॉस मौजूद है, देखो भाई ये वाली एंट्री तो नहीं करोगे, सिर्फ एसिड को डेप्रिशिएट किया। ये देखो सबसे पहले रिवैल्यू किया एसिड को, लॉस आ गया, अगले साल डेप्रिशिएट कर दोगे, ये वाली एंट्री रिकॉर्ड नहीं करोगे। अब जब रिवैल्यूएशन पे गए, तो ये वाली एंट्री एज इट इज आ जाएगी, ये वाली। लेकिन जब इधर जाने लगे तो कौन क्या है मेरे पास? रिवैल्यूएशन अब। सुनो जरा, अगर रिवैल्यूएशन अपवर्ड है तो ये बात तो कंफर्म है कि एसिड अकाउंट डेबिट होगा। लेकिन पता नहीं है डेबिट कितनी अमाउंट से हुआ है, मतलब कितनी अमाउंट से रिवैल्यूएशन अपवर्ड आई है। अब आपने देखना है सबसे पहले कि इसके ऊपर लॉस मौजूद है, तो सबसे पहले उस लॉस को खत्म करना है।
अब देखो जब लॉस आया था तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को आपने डेबिट किया था, और जब उसको खत्म करना है तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को, जो रिमेनिंग हमारा लॉस है उस अमाउंट के साथ इसको क्रेडिट कर। ओके, लेकिन अपवर्ड अभी भी ज्यादा है, तो जो बैलेंसिंग वैल्यू आपके पास आए वो रिकॉर्ड कर दो एज रिवैल्यूएशन सरप्लस। मतलब एसिड में इंक्रीज आया है 30 का, लॉस पहले रखा हुआ था 20 का, तो मैं डेबिट करूंगा 30 के साथ, लॉस को क्रेडिट कर दूंगा 20 के साथ, और जो रिमेनिंग अमाउंट है बैलेंसिंग वैल्यू 10, वो रिवैल्यूएशन सरप्लस आ जाए। बात क्लियर हुई? बात क्लियर? मेरे पास एसिड में अपवर्ड रिवैल्यूएशन है 15 की, लॉस है 20 का, तो फिर रिवैल्यूएशन सरप्लस कुछ भी नहीं आना, एसिड 15 से होगा, लेकिन प्रॉफिट और लॉस अकाउंट 15 से ही क्रेडिट हो जाएगा। अभी भी 5 का लॉस बाकी है जो फ्यूचर ईयर्स के लिए चलेगा। डन? क्लियर है ये बात? चलो, ये कब था? जब रिवैल्यूएशन अपवर्ड ऑन एसिड। और इन केस रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड हो जाए तो हमें पता है कि हमारा जो एसिड अकाउंट है ना वो तो हो जाएगा क्रेडिट, पहले से भी इसके ऊपर लॉस था, तो ये वाला लॉस भी प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को चार्ज कर देना। इन केस ऑफ रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड ऑन एसिड। आई होप कि आप लोगों को ये जर्नल एंट्रीज समझ आ गई। अब इससे रेलिवेंट ना हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सिंपल सिंपल क्वेश्चंस करते जाएंगे, फिर बाद में जरा कॉम्प्रिहेंसिव से क्वेश्चन डालेंगे। पहले सिंगल सिंगल सिनेरियो को हम लोग जाकर देखते हैं। अब अगर हम इधर बात करें, मेजरमेंट आफ्टर रिकॉग्निशन, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट और कौन कौन से एसिड्स वगैरह पे होती है, और ये क्लास वाइज और रिलायबल मेजरमेंट एंड सफिशिएंट रेगुलरिटी, ये बेसिकली है कंडीशंस फॉर रिवैल्यूएशन मॉडल। तो ये आप लोगों ने जरा देख लेनी है कि रिवैल्यूएशन मॉडल के लिए इन कंडीशंस का होना जरूरी है क्या? कि आपके पास वो जो रिवैल्यूड अमाउंट हो वो रिलायबली मेजर कर सकते हो, फिर सफिशिएंट रेगुलरिटी होनी चाहिए, मींस दैट आपने हर 2 साल बाद, हर 3 साल बाद अपने एसिड को रिवैल्यू करना है। लेकिन अगर आपको लगे कि एसिड्स की वैल्यू में हर साल अच्छा खासा चेंज आ जाता है सिग्निफिकेंट अमाउंट का, फिर हर साल रिवैल्यू करना स्टार्ट कर दो। फिर क्लास वाइज एप्लीकेशंस है, मींस दैट एक ही क्लास के तमाम एसिड के ऊपर एक जैसा मॉडल रखना है। कि अगर आप लोगों ने कहा कि बिल्डिंग के ऊपर रिवैल्यूएशन मॉडल है और आपके पास 5 बिल्डिंग्स हैं, पांचों पे रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि 3 पे रिवैल्यूएशन मॉडल और 2 पे कॉस्ट मॉडल, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, बिल्डिंग पे रिवैल्यूएशन मॉडल है तो आप व्हीकल्स पे चाहें तो कॉस्ट मॉडल अप्लाई कर सकते हैं, ये किया जा सकता है। तो कॉस्ट वाइज, क्लास वाइज एप्लीकेशन आप लोगों ने अप्लाई करनी है। फिर ये आ गई उसकी जर्नल एंट्रीज। देखो, इलिमिनेट, सबसे पहला काम क्या करना है जब भी रिवैल्यूएशन हो? इलिमिनेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। बेसिकली ये इलिमिनेट नहीं होती, ये ट्रांसफर होती है। ट्रांसफर तो एंट्री क्या बनेगी? क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू एसिड। अब दो सिचुएशंस हो सकती हैं क्या? या तो आप लोगों ने गेन रिकॉर्ड करना होगा या फिर लॉस। रिवैल्यूएशन गेन एंड रिवैल्यूएशन लॉस। रिवैल्यूएशन गेन है तो एसिड अकाउंट को डेबिट, एंड गेन ऑन रिवैल्यूएशन जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट क्रेडिट। और अगर लॉस है तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन को डेबिट और एसिड अकाउंट को क्रेडिट। तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन लिख लो या प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को लिख दो, एक ही बात है, एक ही चीज है। जी हाँ, एनी प्रॉब्लम? अच्छा, फिर ये अब जर्नल एंट्रीज आ गई। फिर कहता है
रिकॉग्निशन ऑफ रिवैल्यूएशन गेन और लॉस। तो सबसे पहले उसने जो बात की है ना, वो कहता है एसिड को हमने कॉस्ट पे रखा हुआ है। अगर कॉस्ट पे रखा हुआ है तो इट मींस दैट फर्स्ट टाइम रिवैल्यू करने जाओ, इससे पहले कॉस्ट पे है। अब उसके ऊपर रिवैल्यूएशन, अब अब उसने उसका रूल बताया है। कहता है इफ एन एसिड्स कैरिंग अमाउंट इज इंक्रीज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द इंक्रीज शैल बी रिकॉर्डेड इन कंप्रीहेंसिव इनकम, नहीं, अदर कंप्रीहेंसिव इनकम, ओसीआई, अदर कंप्रीहेंसिव इनकम। और इसको रिवैल्यूएशन सरप्लस है, कहते हैं इसको अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में रिकॉर्ड करना है। एंड एक्यूमुलेटेड इन, मतलब अदर कंप्रीहेंसिव इनकम प्रॉफिट के बाद आती है, इसका प्रॉफिट से कोई ताल्लुक नहीं होता। तो ये बेसिकली जो गेन है ये आपके प्रॉफिट का पार्ट नहीं बनेगा, इसको कहता है अदर से आपने जाके रिकॉर्ड करना है और वहां से इसको लेके चला जाना है इक्विटी में अंडर द हेडिंग ऑफ। अब रूल समझ आए आपको? अच्छा, अब जब आप स्टडी टेक्स्ट पढ़ेंगे ना तो आपको रूल अच्छे से समझ आ जाएगा, क्योंकि आपके सामने सारी समरी, कैलकुलेशन, जर्नल एंट्रीज कंप्लीट हो चुकी हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास आई, कहते हैं ऑन 1 जनवरी 2021 M1 लिमिटेड परचेज द बिल्डिंग फॉर रुपीज with nil reserve value 10 years. Useful life, the company policy is not to transfer incremental depreciation. अच्छा देखो, अगर आपसे उसने कह दिया है ना कि आपने इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर नहीं करना, तो वो जो मैंने एंट्री नहीं बताई थी आपको, रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग्स, आपने वो रिकॉर्ड नहीं करना। बात समझ आ गई है? मतलब आपने रिवैल्यूएशन सरप्लस को रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफर नहीं करना, तो आपने वो एंट्री भी रिकॉर्ड नहीं करनी। फिर ऑन 31 दिसंबर 2021, मतलब फर्स्ट ईयर के एंड पर, द बिल्डिंग वॉज रीवैल्यूड ₹2, हम लोगों ने इसको 108 पे लेके चले जाना है। अब कहते हैं इस चीज के लिए 31 दिसंबर 2021 की जर्नल एंट्रीज बताओ। तो 2021 में हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले एसिड को रिकॉर्ड कर देना है। बात समझ आ गई? एट द एंड ऑफ द ईयर एसिड को डेप्रिशिएट कर देना है। अब इसी दिन रीवैल्यू हो रहा है, तो जितना डेप्रिशिएट किया है उसको ट्रांसफर कर दो तो एसिड अकाउंट। एसिड कौन सी वैल्यू पे पहुंच गया है? 90 पर, WDB पर। 90 से कहां पर लेकर आना है? 108। तो एसिड में इंक्रीज या डिक्रीज? कितने का इंक्रीज? 18। 8 नहीं बताना, WDB को रिवैल्यूड अमाउंट पे लेके आना है, कॉस्ट को रिवैल्यूड अमाउंट पे नहीं लेकर आना। तो एसिड में इंक्रीज कितना? इंक्रीज है तो गेन ऑन रिवैल्यूएशन। एंट्री समझ आ गई है सब बच्चों? किसी को डाउट? चले, अब देखो कितना इजी काम हो गया है ना ये। अब नेक्स्ट देखो जरा, कहते हैं एसिड कैरीड एट कॉस्ट, मतलब इससे पहले कॉस्ट पर है, रिवैल्यू करने लगे और रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड, रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड है, तो कहते हैं एसिड की कैरिंग अमाउंट को अब डिक्रीज करो। तो डिक्रीज करने की सूरत में ड्यू टू रिवैल्यूएशन, एज अ रिजल्ट ऑफ रिवैल्यूएशन, जो डिक्रीज है उसको रिकॉग्नाइज करेंगे इन। अब ये एंट्री आई, एसिड परचेज किया 100 का, 10 ईयर यूजफुल लाइफ विद नो रेसिडुअल वैल्यू। उसके बाद 31 दिसंबर 2021 में एसिड की वैल्यू कितनी हो गई? हमने 31 दिसंबर 2021 की एंट्रीज बतानी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले परचेज ऑफ एसिड, डेप्रिसिएशन ऑफ एसिड, ट्रांसफर ऑफ डेप्रिसिएशन। अब एसिड 90 पर है, लेकर कहां पे आना है? तो कितने का डिक्रीज है? 27, फर्स्ट टाइम है। तो सिंपली क्या करेंगे, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को डेबिट और एसिड अकाउंट को क्रेडिट। और ये प्रॉफिट और लॉस अकाउंट आप लॉस ऑन रिवैल्यूएशन भी लिख सकते हैं। कोई डाउट? कितना इजी सा काम है ना। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, अब बात आ रही है आगे। फर्स्ट टाइम रिवैल्यू हो चुका है और फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन के नतीजे में हमारे पास रिवैल्यूएशन सरप्लस है। तो अब जब नेक्स्ट टाइम करने लगे तो रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड आ गया। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या करें? देखो भाई, अगर फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड होता तो जितनी रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड थी सारी की सारी प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को जाएगी। ऑलराइट,
आज ऐसा नहीं करेगी। आज सबसे पहले रिवैल्यूएशन सरप्लस को खत्म करना है, और फिर अगर कोई एक्सेस अमाउंट है तो प्रॉफिट और लॉस काउंट पे जाना है। यही रूल था ना। देखो बुक ने क्या लिखा है, इफ एन एसेट्स कैरिंग अमाउंट दैट वाज प्रीवियसली रिवैल्यूड, एक ऐसे एसेट की कैरिंग अमाउंट जिस पर इससे पहले रिवैल्यूएशन अपवर्ड है और वो डिक्रीज हो गई एज अ रिजल्ट ऑफ रिवैल्यूएशन, द डिक्रीज शैल बी रिकॉग्नाइज्ड इन। अब देखिए आज वो ये बात नहीं कर रहा कि द डिक्रीज शैल बी रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट और लॉस, नहीं। क्या कह रहे हैं, कहां पे लेके जाना है? क्यों? क्योंकि रिवैल्यूएशन सरप्लस को हमने कहां रखा था? अदर कंप्रीहेंसिव इनकम। ओके, तो कहता है इस लॉस को समझ लो रिवैल्यूएशन सरप्लस इक्विटी में, कहता है इक्विटी में इसको लेके जाना है डिक्रीज को पहले। फिर टू द एक्सटेंट, भाई कितना लेके जाना है? टू द एक्सटेंट ऑफ एनी क्रेडिट बैलेंस एग्जिस्टिंग इन द, जितना रिवैल्यूएशन सरप्लस आपके पास मौजूद है उतना आप लोग डिक्रीज इन रिवैल्यूएशन वहां पे लेके जा सकते। अगर किसी किस्म की कोई सरप्लस अमाउंट आ जाए, कोई एक्सेस अमाउंट आ जाए, देखो इन रिस्पेक्ट ऑफ द एसेट रिड्यूसिंग द रिवैल्यूएशन सरप्लस बैलेंस इन इक्विटी, तो जब आप इसको जाके रिकॉर्ड करोगे तो उसने रिवैल्यूएशन सरप्लस के बैलेंस को रिड्यूस कर देना है। और अगर कोई एक्सेस अमाउंट अभी भी मौजूद है तो वो कहां लेके जाना? अब जरा एंट्री देखो, एसिड परचेज किया 10 ईयर यूजफुल लाइफ विद नो रेजिडुअल वैल्यू, फर्स्ट ईयर के एंड पर एसिड चला गया 108 पर, ऑलराइट, और सेकंड ईयर के एंड पर एसिड चला गया। अब हम लोगों ने 31 दिसंबर 2022 की एंट्रीज बतानी है, तो 21 की एंट्रीज तो हम लोग ये देखो यहां पे रिकॉर्ड कर नहीं चुके। 21 की सारी यही एंट्रीज हैं। अब इसके ऊपर कितना हमारे पास मौजूद था रिवैल्यूएशन सरप्लस? 18 का। रिवैल्यूड अमाउंट कितनी है? 108। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी है? 9 ईयर। तो जब 2022 के लिए डेप्रिशिएट करूंगा तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना आएगा? 108 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 12। एम आई राइट? तो 12 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करो। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, अभी के लिए अगर गौर करो ना, तो उसने कहा है तो आपने वो जो एंट्री है ना रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन अर्निंग वाली, वो नहीं कर। अगर ये वाली बात ना करता तो मैं पहले वो वाली एंट्री करता। ओके हो गई बात? तो जब आप ट्रांसफर नहीं कर रहे तो रिवैल्यूएशन सरप्लस तो अपनी सेम अमाउंट 18 पे ही मौजूद है। बात क्लियर? अब आपने जाके एसेट को रिवैल्यू कर, जैसे ही रिवैल्यू करोगे तो आप अपने पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू एसेट अकाउंट 12 ही लेकर आओगे। एसेट कौन सी वैल्यू पे पहुंच गया है? 108 माइनस 12 इज इक्वल टू 96। एसिड की डब्ल्यूडीवी क्या है? जबकि उसकी रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है अब? तो 96 से 55 पर आओ, तो कितने का डिक्रीज आ रहा है एसिड में? 41। ये देखो, डन। सबको क्लियर? अच्छा, अब रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना है? सारे का सारा खत्म हो जाएगा। और अगर कोई एक्सेस अमाउंट है तो वो कहां चली जाएगी? एज एंट्री। समझ आई है? सबको क्लियर है? चले, अब यही सेम एंट्री मुझे करके दें। नो, वैसे 10 फिर नहीं आता। 10 10 10 एस आएगा। चलो, अब ये एंट्री मुझे रिकॉर्ड करके दें। अच्छा, जब हम लोग बात कर रहे हैं ना कि कंपनी की ये पॉलिसी है कि वो रिवैल्यूएशन सरप्लस वो ट्रांसफर करते हैं टू रिटेन अर्निंग्स अकाउंट,
तो फर्स्ट ईयर की वर्किंग में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि फर्स्ट ईयर के तो एंड पर हम लोगों ने रिवैल्यू किया था, उस टाइम पर रिवैल्यूएशन सरप्लस आ गया था। अब जब सेकेंड ईयर में जाएंगे ना, तो जैसे ही हम लोगों ने ये वाली डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एंट्री रिकॉर्ड की, तो मैंने आपसे कहा था कि अगर इससे पहले एसिड पे रिवैल्यूएशन सरप्लस हो तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के साथ साथ एक और एंट्री भी रिकॉर्ड करनी है, विच इज रिवैल्यूएशन सरप्लस टू। और ये कितनी अमाउंट के साथ आती है? ये आती है इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। और इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कितनी है? जब कॉस्ट मॉडल पे था तो कितना डेप्रिशिएट कर रहे थे? 10। आज कितने का किया? 12। कितना इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन? 2। तो यहां पे 2 आ जाएगा। ये बात क्लियर? अच्छा, फिर एसिड को रिवैल्यू करना था, तो सबसे पहला काम क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन का रिवर्स है। मतलब ये पहली एंट्री, ये दूसरी एंट्री, ये तीसरी एंट्री बनेगी सीक्वेंस के साथ। अब एसिड को जैसे ही आप लोग रिवैल्यू किया, एसिड में डिक्रीज आया 41 का, वो 41 ही लिखो। लेकिन आज जब आप लोगों ने रिवैल्यूएशन, ये लॉस ऑन रिवैल्यूएशन नहीं है, इधर रिवैल्यूएशन सरप्लस लिखा करो। ये जो रिवैल्यूएशन सरप्लस आप लोग डेबिट करोगे, तो आप लोग देखो टोटल रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना था? 18। उसमें से 2 तो ऑलरेडी डेबिट कर चुके हो ना, तो बाकी कितना बचेगा? तो आज यहां पे 18 नहीं लिखना, यहां पे क्या लिखना है? तो बैलेंसिंग वैल्यू क्या आ जाएगी? ये लॉस है, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को चार्ज करेंगे। एनी प्रॉब्लम? सबको क्लियर? अच्छा, अब आगे सुनो जरा। रिवैल्यूएशन सरप्लस विद यूजेज। अब यूजेज से वो मुराद ले रहा है कि जो आपके पास रिवैल्यूएशन सरप्लस होता है ना, आपने इसका इस्तेमाल क्या करना है? तो आपको बता रहा है कि आपने इसको रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफर करना है। तो इसकी जर्नल एंट्री रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग्स। अब देखो क्या कहता है, कहता है अनरियलाइज्ड गेन। ये जो रिवैल्यूएशन सरप्लस होता है ना, ये अनरियलाइज्ड गेन ऑन एसेट्स is realized either on disposal, अगर नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है, अगर नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है तो बताओ, जब रिवैल्यूएशन से पहले कितना डेप्रिशिएट करते थे? 0। रिवैल्यूएशन के बाद कितना डेप्रिशिएट करोगे? 0। तो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आई, तो जब आई नहीं है तो ट्रांसफर क्या करोगे? तो वो सारे का सारा रिवैल्यूएशन सरप्लस उसका पड़ा रहता है, वो डिस्पोजल के टाइम पे ट्रांसफर होगा रिटेन अर्निंग्स में। मतलब अगर लैंड के ऊपर रिवैल्यूएशन सरप्लस है, तो लैंड तो डेप्रिशिएट होती ही नहीं है। बिफोर रिवैल्यूएशन एंड आफ्टर रिवैल्यूएशन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज नील, तो उसने हर साल ट्रांसफर नहीं होना होता। वो फिर कब ट्रांसफर होगा? एट द डेट ऑफ डिस्पोजल ऑफ एसेट। वो जितना भी रिवैल्यूएशन सरप्लस होगा वो सारे का सारा हम लोग ट्रांसफर कर देंगे टू रिटेन्ड अर्निंग्स। ये बात समझ आई है सबको? फिर देखो, विल बी कवर्ड लेटर, चले, एंड, और, या फिर ओवर यूजफुल लाइफ ऑफ द एसिड। कहते हैं या तो डिस्पोजल पर जाकर आप लोग इसको सारे को जाके ट्रांसफर करो, या फिर ओवर द पीरियड ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसिड थोड़ी थोड़ी अमाउंट ट्रांसफर करते रहो। तो वो थोड़ी थोड़ी अमाउंट कितनी होगी? वो जितनी उसकी इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है। As the asset is used, IAS 16 allows but does not require the transfer of some of the revaluation surplus to retain earnings as the asset is used by the entity. The usual assumption is that such transfer is made. तो उस ट्रांसफर की एंट्री ये बन जाएगी। This transfer is presented in statement of चेंजेस इन इक्विटी। जब पढ़ूंगा तो बता देंगे, तो आपको बता देंगे कि ये ट्रांसफर हम लोगों ने चेंजेस इन इक्विटी में कैसे अकाउंट फॉर करना है, एंड नॉट इन प्रॉफिट और। लेकिन ये आप लोग देखो, हम लोग को रिवैल्यूएशन सरप्लस से निकाल कर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में नहीं आते थे, रिटेन अर्निंग को चले जाते थे ना। क्या दोनों इक्विटी का पोर्शन में नहीं मौजूद? तो इसीलिए इक्विटी में चेंजेस आ जाएंगी। ऑलराइट, फिर देखो, दिस अमाउंट ऑफ ट्रांसफर इज ऑफर referred to as incremental depreciation and is calculated as the difference between the depreciation based on the revaluation carrying amount of the asset and the depreciation based on the asset's original cost। तो हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर रहे हैं इसको।
क्या ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर जब एसिड था तो उसके ऊपर रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना है, एम आई राइट? तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितनी है, और जब रिवैल्यूएशन पे आता है तो डेप्रिसिएशन कितनी है, उन दोनों का डिफरेंस, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, और वही हमने ट्रांसफर कर देनी होती है। लेकिन इसको फाइंड करने का ऑल्टरनेटिव मेथड भी मौजूद है, और वो ऑल्टरनेटिव मेथड क्या है? जो ट्रीटमेंट एसिड की रिवैल्यूड अमाउंट के साथ कर रहे हो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को चार्ज करने के लिए, वही ट्रीटमेंट आपने रिवैल्यूएशन सरप्लस के साथ करना है। मतलब अगर मैं आपको यहां पे लेके चलूं एग्जांपल पे वापस, ये हमारी एग्जांपल थी, रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना मौजूद था, 40, रिवैल्यूड अमाउंट कितनी थी, 120, आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज किया कितना, कैसे चार्ज किया, 120 डिवाइडेड बाय 8, 120 डिवाइडेड बाय 8, तो वैल्यू क्या आ गई थी। अब एक मेथड है कि 15 और 10 का डिफरेंस ले लो तो 5 आ जाएगा। दूसरा मेथड क्या है, रिवैल्यूएशन सरप्लस डिवाइडेड बाय 8, जो रिवैल्यूड अमाउंट के साथ ट्रीटमेंट किया है वही ट्रीटमेंट रिवैल्यूएशन सरप्लस के साथ कर दो, तो देखो क्या आपके पास 5 आ नहीं गया। ये ऑल्टरनेटिव मेथड है। बात क्लियर? नेक्स्ट वन, अब जैसे आप लोग जहां पे थे, 65, 15 और आप लोगों ने 3 ट्रांसफर किया था, ऐसे ही था। ये वैल्यू चलिए यहां पे देखें, 10 था, रिवैल्यूएशन सरप्लस, एसिड की वैल्यू कितनी थी, 30, डेप्रिशिएट करने लगे तो क्या किया था आपने, 30 डिवाइडेड बाय 2, तो वैल्यू क्या आ गई, 15, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कितनी, 5, यही 5 कैसे आ सकता है, जब 10 डिवाइडेड बाय 2 कर दो, ये इसका ऑल्टरनेटिव मेथड है। The amount may be calculated by dividing the in revaluation surplus account by remaining useful life of the in case of क्लियर। अब ये जो एग्जांपल नंबर 25 है ये मैं आपको करा चुका हूं, अभी आप लोगों ने सॉल्व की है, और यहाँ पे सिर्फ फर्क किस चीज का था, ओके। तो अब देखो 12 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2 ट्रांसफर कर दिया, 12 का आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ट्रांसफर कर दिया, और ये आपके पास एंट्री है। यहाँ पर आप लोग रिवैल्यूएशन सरप्लस कर लें। एनी प्रॉब्लम, सबको क्लियर? चलें मजीद, ये जो है 4.4.5 एसिड कैरीड ऑन रिवैल्यूएशन डेफिसिट रिवैल्यूड अपवर्ड, ये आपने खुद पढ़ के आना है, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ये सारी चीजें, जी आप लोगों ने करके आने, मतलब एग्जांपल नंबर 26, साथ में आप लोगों ने, अच्छा डिस्पोजल के टाइम पर रिवैल्यूएशन, चलिए आपने ये एक एग्जांपल, बल्कि ये तो अभी हो जाएगी, इफ एसिड्स कैरिंग अमाउंट दैट वाज प्रीवियसली रिवैल्यूड इज इंक्रीज्ड as a result of revaluation, the increase shall be recognized in, आज इक्विटी में नहीं जा रहा, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में नहीं जा रहा, आज पहले किसके पास जाएगा, क्यों, क्योंकि इससे पहले रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड है, तो फिर टू द एक्सटेंट दैट इट रिवर्सेस आ रिवैल्यूएशन, वो जो पहले रिवैल्यूएशन डिक्रीज था डाउनवर्ड उसका रिवर्स करेगा, of the same asset previously recognized revaluation loss recognized in the previous in the profit or loss decrease the depreciation due to revaluation loss in profit or loss, और अगर किसी किस्म की कोई एक्सेस अमाउंट होगी increase shall be recognized to excess amount other comprehensive income में as gain on revaluation, revaluation surplus के तौर पर जाएगी। उसके लिए देखो एग्जांपल नंबर 26, सेम एसिड 100 पे रिकॉर्ड किया, 10 से डेप्रिशिएट किया, 90 पे आया, 90 से 63 पर लेकर आए, तो वैल्यू में जो डिक्रीज आया था, जो रिवैल्यूएशन लॉस आपको मिला था वो था 27 का, जो ईयर 2021 में आपने रिकॉर्ड कर दिया,
अब जैसे 22 में जाओगे तो एसिड की वैल्यू कितनी, उस पर लॉस कितना, उसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी, 9। तो 22 में जब एसिड को हम लोग डेप्रिशिएट करेंगे तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमारे पास कितना आ जाएगा, 63 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 7। अब लॉस था इससे पहले तो दूसरी एंट्री रिकॉर्ड नहीं की जाती। अब हमने क्या करना है, इस 7 का रिवर्सल डाल देंगे, मतलब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू एसिड। 63 से 7 को डेप्रिशिएट करो तो बाकी वैल्यू कितनी बच जाएगी, 56। WDV एट द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन 63 पर था, 7 से डेप्रिशिएट हुआ, कितना बच गया, 56। और एसिड को कौन सी वैल्यू पर लेकर जाना है, तो देखो 56 और 92 का जरा डिफरेंस देखना, 36। एसिड में इंक्रीज आ जाएगा 36 का। ये मेरी बात समझ आई है? अच्छा अब जरा बात सुन, लॉस कितना था, लॉस कितना था इससे पहले हमारे पास 27 का। बात सुनना जरा, आज लॉस 27 से नहीं खत्म करोगे, लॉस 27 से खत्म नहीं करोगे, क्यों, ड्यू टू डिक्रीज इन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अगर कॉस्ट मॉडल पर थे तो आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना चार्ज कर रहे थे, 10। जब आपके पास रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड हुई तो आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना चार्ज कर रहे हो, कितना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कम चार्ज किया, 3 का। तो लॉस भी तो आपका कम हो जाएगा ना, एक्चुअल था कितना, तो उसमें से 3 माइनस कर दो तो लॉस 24 का बाकी है। बात क्लियर? तो यहां पर आओगे तो आपने लॉस 24 का रिकॉर्ड करना है, 27 माइनस डिक्रीज इन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। क्लियर? और अगर कोई एक्सेस अमाउंट है तो वो रिवैल्यूएशन सरप्लस के तौर पर जाएगी। डन? अभी तक जो हमने डिस्कशन किया है ना उसमें ऐसे समझ लें जैसे एक एसिड मौजूद है और उसके ऊपर कभी रिवैल्यूएशन सरप्लस हो रहा है, कभी रिवैल्यूएशन लॉस हो रहा है, कभी सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन आ रही है, तो उसकी क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स होंगी वो हम लोगों ने डिस्कस की है। अभी तक हमने इस एसिड को डिस्पोज नहीं किया, ऐसे इवन कि आपको डिस्पोजल आता है लेकिन आपको ऐसे एसिड का डिस्पोजल आता है जो कॉस्ट मॉडल पर हो। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे ऐसे एसिड के डिस्पोजल को जिस पर ऑलरेडी रिवैल्यूएशन हो चुकी है, मतलब वो अपनी रिवैल्यूड अमाउंट पर है और हमने उसका डिस्पोजल करना है, तो वो डिस्पोजल कैसे होगा वो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।